बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की अदालती तारीख में हुआ जब भी कोई मुकदमा तहरीक इंसाफ, उसके कारकुनान या फिर उन लोगों से जो इमरान खान को फॉलो करते हैं अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि रियासत क्या सोच रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, मुदाखलत किस हद तक सराहियत कर चुकी, और पाकिस्तान की अदालतें और इन अदालतों में बैठने वाले जजेस अब बेजार हो चुके हैं। और जब भी कोई मुकदमा किसी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होता है, हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि रियासत और रियासत को चलाने वाले और फिर इस हुकूमत के प्यार करने वाले और इस हुकूमत में बैठे हुए लोग किस हद तक गिर सकते हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। और व्यूअर्स, ये ऐसी यार्ड स्टिक है जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हु इज़ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। और यही चीज़ अब हमें पाकिस्तान की अदालतों में नज़र आ रही है। टेस्ट केस की अदालतें बनती जा रही हैं जी, और 3 इंतहाई अहम खबरें लाहौर हाई कोर्ट से आई हैं। पहली खबर अजहर मिशवानी के भाइयों के अगवा का केस है, इसके ऊपर फैसला महफूज हुआ। शहबाज गिल के भाई की गुमशुदगी का केस है जी, 2 सरकारी अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। और फिर इमरान खान के खिलाफ बगावत का केस अब ये भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और ये भी एक टेस्ट केस होगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और इन अदालत में बैठे हुए जजेस के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अजहर मिशवानी के 2 भाइयों को कुछ दिन पहले अगवा किया गया। उनके घर वालों ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अजहर मिशवानी के वालिद हबीबुर रहमान ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि CTD एहलकारों ने रात 3 बजे अजहर मिशवानी के बेटों को गिरफ्तार किया। कुछ ये नहीं पता चल सका कि बेटों की गिरफ्तारी के पीछे असल मकसद क्या था। अब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा भी है, क्योंकि जब आपको अपने प्यारे के बारे में ना पता चल रहा हो कि वो किस हाल में है, तो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में ही होती है। अदालत बेटों मजरुल हसन और ज़ुहरुल हसन को बाजियाब कराने का हुक्म दे, ये उसमें मौक़िफ़ था। अच्छा जी, अब इसके ऊपर समाअत हुई है। जो मैंने आपको कहा ना कि ये टेस्ट केस बन जाते हैं, और ये टेस्ट केस अदालतों के अंदर बार बार बन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। इस पर जस्टिस जी शहबाज रिजवी साहब ने समाअत की है, और IG साहब इस केस के अंदर पेश हुए, और उन्होंने IG साहब से ये पूछा कि CTD के एहलकारों ने गिरफ्तार किया, आपने अभी तक इस केस के हवाले से क्या कुछ किया, और जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है जो आपने अब तक इंक्वायरी की है, आपने जियो फेंसिंग के ज़रिए क्या कुछ देखा। IG पंजाब साहब ने जी इसका बयान दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अदालत को आगाह कर देंगे। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन निकालने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद कर रखी है, और इसके बाद जज ने फैसला महफूज कर लिया। अब ये तो होगा ना, जब अदालतें ये कहेंगी कि आप जियो फेंसिंग करवाएँ और आप फिर एक दूसरी अदालत की नज़ीर आप अदालत में पेश करेंगे और कहेंगे कि जनाब क्योंकि आपकी अदालत के एक जज ने हम पर पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ऊपर अदम एतमाद है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ की वर्किंग के ऊपर अदम एतमाद है, उनकी वर्किंग के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जनाब हम नहीं कर सकते। अगर कोई अगवा है, कोई गायब है, वो कहाँ था, किसके पास है, तो जो जदीद टेक्नोलॉजी है हम इस्तेमाल करने से कासिर हैं, क्योंकि आप ही के एक भाई ने ये हुक्म जारी किया। या तो आप उस हुक्म को सेटिसाइड करें, तो फिर देखें हम किस तरह से निकाल कर लाएंगे उन लोगों को जो इस वक्त लापता हैं। दूसरा केस जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक शहबाज गिल के भाई का केस सुन रहे थे। शहबाज गिल के भाई भी कुछ दिन से लापता हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें वो लिखते हैं कि SP मॉडल टाउन और ASP को मुअत्तल किया जाता है। IG सीनियर पुलिस अफसर को मगवी की बाजियाबी के लिए तैनात करे। अदालत ने 10 जून का मगवी की बाजियाबी का हुक्म दे दिया है, और ASP मगवी की बाजियाबी के लिए अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। देखें जी, ASP जब जाएगा, बेचारा CSP ऑफिसर है, वो जाएगा, उसने वही कुछ करना है जो उसके बड़े उसे कहेंगे, और वो अदालत में पेश होगा और अच्छी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करेगा, अदालत को मरगूब करने की कोशिश करेगा, और उसका ख्याल होगा कि शायद वो अदालत को गिरा देगा, अदालत को ज़ेर कर देगा। लेकिन अच्छी अंग्रेज़ी से काम नहीं चलता, आपको सॉलिड एविडेंस और सॉलिड दलील भी देना होगी। यही कुछ हुआ है, और ASP साहब को बाकायदा तौर पर जो लिखा गया फैसले में मुअत्तल करने के साथ साथ उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिया गया है। अदालती हुक्म पर SP इखलाक ने अदालत के सामने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया। जज साहब ने यह भी अपने फैसले में लिखा,
اور ایس پی صاحب نے کہا کہ اگر درخواست گزار پولیس سے تعاون کرے تو مغوی کی بازیابی کے لیے کوشش کی جائے گی۔ پولیس افسران کا رویہ واضح طور پر عدالتی حکم عدولی ہے۔ پولیس نے 4 دنوں میں مغوی کی بازیابی کے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ ایس پی نے آئندہ سماعت تک مغوی کی بازیابی کے لیے عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی۔ گھر سے فیصل آباد اور اسلام آباد تک جدید آلات سے ڈھونڈا جائے، یہ بھی اس فیصلے میں لکھا گیا۔ سی سی ٹی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، سیف سٹی، موٹر وے اور دیگر ذرائع سے ٹریس کیا جائے۔ مغوی کی بازیابی کے لیے میڈیا کے ذرائع کو بھی استعمال کیا جائے، یعنی اگر اشتہار دینا تو اب دیں، لیکن آپ کو جو گل صاحب ہیں ان کے بھائی کو تلاش کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ عمران خان نے جو تیسرا کیس تھا جی خان صاحب کے خلاف، سنگین نوعیت کے جو مقدمات جہاں پر درج کیے جا رہے ہیں وہیں پر اب ان مقدمات کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے جی عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دی تھی۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسے تشکیل دے دیا گیا ہے، جس میں جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ اب یہ 30 جون کو سماعت کرنے جا رہا ہے جی، اور جسٹس عالیہ نیلم کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا۔ جسٹس عالیہ نیلم کے لیے ٹیسٹ کیس کیسے ہوگا جی؟ وہ ایک تو کرمنل لا کی لاہور ہائی کورٹ میں ماہر سمجھی جاتی ہیں، اور ان کا نام سپریم کورٹ پاکستان کے لیے فیورٹ، ایک ان کی جو لسٹ تیار کی گئی تھی اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پر تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ انہیں بھی سپریم کورٹ لے جایا جائے اور موجودہ چیف جسٹس کو یہی رہنے دیا جائے، لیکن قاضی صاحب نے فیصلہ جو دیا وہ قوم کے سامنے ہے۔ اگر جسٹس عالیہ نیلم کا نام جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی آ رہا ہے، پہلی خاتون چیف جسٹس پنجاب میں بننے جا رہی ہیں۔ اگر وہ بن گئی تو یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ان کا چیف جسٹس بننا، اور دوسری طرف یہ کیس بھی ان کے کریئر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ ہم نے یہاں پر عمران خان کے خلاف جن لوگوں نے فیصلے دیے ان کے کریئرز خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور یہ ایک فیصلہ ایسا ہوگا جس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑی ہیں یا پھر وہ بھی باقی ججز کی طرح فیصلے کریں گی، اور پھر حکومت بھی ان کے اس فیصلے کو جو اس عدالت سے آئے گا خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے اسے بھی بہت کلوزلی آبزرو کر رہی ہوگی۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ریمانڈ کا یہ معاملہ ہے، اور 14 روز کا ایک غیر قانونی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے جی لاہور کی، شاہ محمود قریشی صاحب کا مزید 14 دن کا ریمانڈ منظور کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے جو اس میں ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہیں اس کیس پہ میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تفتیشی افسر نے شاہ محمود قریشی کا 30 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اے ٹی سی نے فیصلے میں لکھا کہ تفتیشی افسر نے شاہ محمود قریشی سے متعلق کیسز پر پیش رفت رپورٹ پیش نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ریمانڈ لینے کے لیے عدالت کے سامنے جاتے ہیں تو تفتیشی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اب تک کی جو آپ کی رپورٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی اور آپ کی فائنڈنگز کیا بتاتی ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کا موبائل فون ریکور کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی وکیل کے مطابق جو ان کے وکیل تھے، گرفتاری کے وقت موبائل پولیس نے لیا، ابھی تک پولیس سے عدالت میں کوئی چلان بھی پیش نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کو 1 ماہ ہونے کو ہے، ابھی تک کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھی، صرف ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے، انہیں غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ مزید کیس بنانے کے لیے مزید وقت جو ہے، یعنی بائی کیسے کرنا ہے اس کا بہترین طریقہ ہے، ایک کیس ڈالو، دوسرا ڈالو، ریمانڈ لے لو اور وہ باہر نہ نکلنے پائے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جاتے تو یقیناً تحریک انصاف جہاں پر اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے، قریشی صاحب نے بڑے دلیر قسم کے فیصلے کرنے تھے، اور اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک مخلص اور خان صاحب کے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے جیل میں رہ کر عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر یہ تمام تکلیفیں برداشت کی اور یہ پاکستان کے لیے کیا۔ 9 مئی کے وقت شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ اتنے اسلام آباد میں تھانے نہیں ہیں جتنے قریشی صاحب پر آپ نے مقدمے بنا دیے۔ شاہ محمود قریشی پر 50 سے زائد مقدمات بنائے گئے، جن میں 40 کے قریب صرف پنجاب میں بنائے گئے اور 20 کے قریب مقدمات اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو ہیں وہ درج کیے گئے۔ میں بھی آپ کو نا شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی خبر دے دوں، اور بہت دنوں کے بعد شیخ صاحب کا جو پریڈکشن ٹول ہے وہ ایکٹیو ہوا، اور انہوں نے کچھ انتہائی اہم پیشن گوئیاں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور پھر کچھ گلے شکوے بھی کیے، اور انہوں نے 2 مہینے انتہائی حساس قرار دے دیے۔ شیخ صاحب ایک لمبے عرصے کے بعد جی ایک بار پھر ٹیلی ویژن اسکرینز پر دکھائی دیے، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا، اور پر امید نہیں ہوں کہ مذاکرات
किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, यानी नतीजा खेज साबित होंगे। पहले तो ये मुज़ाकरात कर नहीं रहे थे, अब जो शराइत हैं वो किसी सूरत भी मानी नहीं जाएंगी। और शेख साहब ये भी कहते हैं जी कि ईद के बाद जो 2 महीने ना ये बहुत ही हसास नौयत के होंगे, यानी आर होगा या पार होगा। और फिर इसकी सबसे बड़ी वजह बजट और बजट के बाद जो रिएक्शन है पाकिस्तान की आवाम का, और फिर अगर आपके पास सरमाया नहीं होगा तो फिर आप हुकूमत किस तरह चलाएंगे, उस तनाजुर में ये बात कर रहे थे। फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने एक बात कही कि नवाज शरीफ फिर भी शहबाज से बेहतर है जो कम करप्ट है। शहबाज सिर्फ दस्तखत के लिए है जिसकी कोई इज्जत नहीं। फिर वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ गुड बुक में नहीं था, इसलिए उसे वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। और फिर उन्होंने एक और बात कही कि वो जिस तरह अंगूठा लगा कर आया है वो तो ख्वाहिश भी नहीं कर सकता। यानी फॉर्म 47 का शेख साहब की तरफ से ताना दिया गया, क्योंकि फॉर्म 47 एक ऐसी चीज़ है, आप हार रहे थे और यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में हार चुके, और आपके पास एक मानसरे वाली सीट थी वो भी आप हार गए। आपने उसके ऊपर अपील की, यानी दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। नताइज जो थे वही आपको दिखाए गए। इलेक्शन कमीशन ने बहुत जो आपके प्यार करने वाले हैं उनके इशारे के ऊपर ये सब कुछ किया, और आप मानसरा की सीट हारे। और फिर यास्मीन राशिद जो सीट आपको दी गई वो एक खातून के मुकाबले में आप हार जाते हैं, लेकिन आपको सीट देकर खामोश करवा दिया गया कि भाई आपकी यही सियासी हैसियत है और आपने इससे ज़्यादा हमसे डिमांड नहीं करना। फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि मंसूबे बनते रहते हैं और यकीनन 2014 में लंदन प्लान बना था। ताहिरुल कादरी साहब लंदन आए और इमरान खान साहब से मिलते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जा रही थी तो इसका भी पता था, क्योंकि MQM वाले भाई हैं, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि हमारी हुकूमत इस वक्त जाने वाली है। फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कराने में कमर जवेद बाजवा का हाथ था, यानी वो पूरी तरह मुलविस थे। मैं एक घर में जा रहा था तो वहाँ से सालिक साहब और मोहसिन नकवी को निकलते हुए देखा तो मैं समझ गया मुझ समेत कोई भी सियासतदान गेट नंबर 4 की इजाज़त के बगैर सियासत में नहीं आया। अब एक तो चले कन्फेशन इस उम्र में उन्होंने किया, ये बात अच्छी है, अपनी गलतियों को तस्लीम किया। लेकिन शेख साहब अगर आप गेट नंबर 4 की पैदावार हैं तो मेरा ख्याल है कि अब आपको पाकिस्तान की सियासत से रिटायर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जुमले अच्छे बोल लेते हैं लेकिन आपने अच्छी सियासत नहीं की। आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठकर उनकी रेटिंग के काम तो आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के आप काम नहीं आ सकते। और चूँकि व्यूअर्स मेरा ये प्रोफेशन पिछले 17-18 सालों से मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में से मुंसलिक हूँ, और हमने रेटिंग्स को बहुत करीब से देखा। जब किसी प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आती तो कहा ही जाता है कि आप शेख साहब को बुलाएं, देखें आपकी रेटिंग कैसे आएगी, क्योंकि लोग सुनते हैं शेख साहब को, उनके जुमले, उनकी जुमलों की काट और फिर जो तनकीद वो करते हैं। और फिर ये भी कहा गया क्योंकि शेख साहब गेट नंबर 4 की पैदावार अब खुद मान रहे हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा वो करीब समझे गए, इसीलिए शेख साहब अब एक टूल के तौर पर तो चैनल्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अब उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात की कि मेरे चिल्ले के बाद लोगों ने फ़ोन करना भी छोड़ दिया है। जिस लाल हवेली में रोज़ाना 200-400 बंदा आता था वहाँ अब 20 लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को भी शेख साहब अब डर लग गया कि अगर आपके साथ बैठेंगे उठेंगे वो भी उठा लिए जाएंगे, लिहाजा आपके साथ बैठना उठना बंद किया जाए, क्योंकि अब किसी का अगर कोई दरवाजे पर दस्तखत देकर उसे उठा लिया जाएगा तो फिर उसकी फैमिली सफ़र करती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर शेख साहब से ये भी सवाल हुआ कि आप अडयाला जेल क्यों नहीं गए। उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर मैं चला गया तो नई मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। मैं खड़ा रहा और 40 दिन गया, अगर 40 साल भी खड़ा रहना पड़ता तो मैं रह जाता। आप हैरान होंगे कि मेरे ख़िलाफ़ जितनी भी शहादतें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। दुख इस बात का है कि इमरान खान को मुझसे ताल्लुक़ निभाना चाहिए था, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी, वरना चिल्ला लंबा हो जाता। ये शेख साहब की कुछ रिजर्वेशंस हैं जो उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उसका जिक्र किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख साहब कोई जमात अगर कोई और भी होती, अगर आप उसके साथ नहीं खड़े तो आपका यही हाल होना था, क्योंकि मुश्किल वक्त में जब कोई साथ छोड़ जाता है तो फिर वफ़ादार साथियों को हमेशा याद रखा जाता है। काफ़िले में जो लोग पीछे रह जाएं या जानबूझकर काफ़िले से अपने रास्ते को अलग कर लें, काफ़िले वाले उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, और यही हाल इस वक्त आपके साथ हो रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात जो हैं वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं और गवर्नर पंजाब फट पड़े हैं। और गवर्नर पंजाब साहब ये कहते हैं
कि पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हुई तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हतके इज़्ज़त बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया। तय पाया था कि हुकूमत और सहाफ़ियों की एक्शन कमेटी की मुलाकात होगी। ये तय पाने के बाद मैं बैरून दौरे पर चला गया। बिल पर दस्तखत ना भी करता तो भी इसे मंजूर हो जाना था। गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि किसी कानून को बनने से रोका जा सके। पहले हतके इज़्ज़त कानून पर लड़ाई हुई। आपको भी याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हतके इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोक दिया है और कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने 4 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी है और इस बिल पर अमल दरामद तब तक रोक दिया है जब तक सहाफ़ियों जो दरख्वास्त उन्होंने दी है इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। और फिर इसके बाद बजट लड़ाई भी हुई। बिलावल ये कहते हैं कि बजट पर एतराज़ करो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा। फिर पंजाब के बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइकआउट करती है और फिर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतजामी ओहदों से बाहर कर देना, पीपल्स पार्टी को मनपसंद पंजाब में वजारतें ना मिलना और इससे पहले नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जबरी निकाह हुआ और जिस तरह से ये निकाह किया गया जनाब, अब इसकी एक्सपायरी डेट करीब आ गई है। बिलावल भुट्टो शुरू से ही इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ थे। बिलावल को जब पावर शेयरिंग फार्मूला दिया गया तो 2 साल तुम रखो और 2 साल हम हुकूमत करेंगे, इसे उन्होंने मुस्तरद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब के साथ वो बैठे हुए थे लेकिन मायूस नज़र आए। इससे पहले नून लीग के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त इलेक्शन मुहिम बिलावल चला चुके हैं और उन्होंने नून लीग पर बहुत सारी तनकीद भी की। अब सवाल ये है कि क्या बिलावल एक बार फिर से नून लीग से उखड़े उखड़े आपको नज़र आ रहे हैं और क्या इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? क्या बिलावल आसिफ अली जरदारी को नून लीग के ख़िलाफ़ जाने पर मना पाएंगे? इस वक्त जी वफाक में अहम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। आसिफ अली जरदारी अहम बिलों की मंजूरी को रोक सकते हैं, अहम सरकारी ऑर्डिनेंस को भी रोका जा सकता है। वो मौजूद नहीं होंगे तो उनके बाद कायम मकाम सदर गिलानी साहब हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और सेनेट के चेयरमैन भी हैं और नून लीग की मुश्किलात में इजाफा वो कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वाकई होगा या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डंडे के सामने ठीक हो जाएगी? क्योंकि अब तक हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जो देखी है वो सिर्फ डील के ऊपर आपको नज़र आएगी। वो रास्ता निकालते हैं और रास्ता कुर्सियों तक रसाई का ये रास्ता है। अगर उन्हें कुर्सियां मिल जाएं तो वो चुप करके बैठ जाते हैं और हमेशा वो ये देखते हैं कि जमहूरियत और अवाम के वोट से तो वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते, डील करके हमने इक़्तिदार की और वफाक की कुर्सी पर कैसे कब्ज़ा करना है, आइनी ओहदों पर कैसे बराजमान होना है, ये आसिफ अली जरदारी साहब की हमेशा से प्लानिंग रही है। आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में उनके बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, तो डील और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ये सिर्फ हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।